हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काव्य सकेडवी। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम एमएससी लाइफ साइंस 2018 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो ये पार्ट थर्ड है। इस पार्ट थर्ड के अंदर पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 56 to 80 तक डिस्कस करेंगे। बाकी के पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने ये चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एंटी मलेरियल ड्रग। तो इनमें से कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग की जैसे ही हम यूज़ करते हैं ना, जो एंटी मलेरियल ड्रग, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है तो वो है आपकी एंटीवायरल, तो वो तो होगा नहीं। बी है जो एंटी प्रोटोजोअल है, स्पेशली एंडोकार्डिटिस, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है ना, इन्फ्लामेटरी डिजीज, इनके लिए यूज़ की जाती है। जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज ये जो है ड्रग, ये एंटी मीन्स अगेंस्ट मलेरिया ड्यू टू द, ये जो है ड्रग यूज अगेंस्ट द मलेरिया ड्यू टू प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ओके, जो एंटी मलेरियल ड्रग ये हो गई, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। जो ऑप्शन नंबर डी है वो स्पेशली जो लाइक बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल ड्रग, स्पेशली हम बात करेंगे तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनके लिए यूज़ की जाती है। ओके, सो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। Now, question number 57. Which of the following virus is transmitted through fecal oral route? ओके, तो जो वायरस है जो fecal oral route के थ्रू ट्रांसफर होता है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, हेपेटाइट ए। ओके, तो हेपेटाइट ए होता है वो जो स्पेशली प्राइमरी बाय द fecal oral route। इससे क्या होता है, लाइक जो ये लाइक क्या होता है ना, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो फीकल मटेरियल है, अगर वो किसी कारणवश लाइक खुले में फूड लाइक खाते हैं ना बाहर, तो उस वजह से लाइक मक्खियाँ बैठ जाती है ना, तो वो लाइक मक्खी कहीं बैठ के आई, ओके, फिर वो हमारे फूड के ऊपर बैठती है, कंटामिनेट, वो मीन्स फूड आपका इन्फेक्टेड हो जाता है, वो फूड हम खाते हैं, तो इस वजह से लाइक ऐसे ये डिजीज ट्रांसफर हो सकती है, हेपेटाइट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वही पूछा गया है, फीकल ऑरल रूट कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी एंड सी एंड डी, ये जो है ये जनरली जो बॉडी फ्लूइड है उसके थ्रू ट्रांसफर होता है। ओके, एंड जो स्पेशली जो हेपेटाइट बी है वो मदर से, इन्फेक्टेड मदर से बेबी के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। तो ऑल ओवर आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। Now, question number 58. Which one of the following statement is does not apply to the gut microbe? Okay, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो गट माइक्रोब के लिए अप्लाई नहीं करना है आपको। तो देखो, गट माइक्रोब क्या होता है कि हमारे जो जनरली जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं ना। मेनली हम बात करें तो ई कोलाई। ओके, तो वो क्या होता है, बेनिफिशियल माइक्रोब होता है। मैक्सिमम जो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी रह रहे हैं वो बेनिफिशियल होता है। ओके, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को लाइक वाइटामिन्स प्रोवाइड कराते हैं, है ना, फूड होता है उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें लाइक उसका फंक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पे इट कैन चेंज विद डाइट, तो ठीक है, डाइट के अकॉर्डिंग वो चेंज होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बी क्या दे रखा है, इट कैन प्रोड्यूस आवर बॉडी विद सर्टेन नेसेसरी वाइटामिन्स। ओके, तो ये भी सही है, वाइटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। इट हेल्प क्राउ आउट इनकमिंग पैथोजन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है, देखो इसमें क्या दे रखा है, इट इज़ द प्राइमरी कंपोज ऑफ अ पैथोजेनिक एजेंट। बट ये जो प्राइमरी कंपोज है, यहाँ पे प्राइमरी दे रखा है ना, बट ये जो प्राइमरी कंपोज होता है वो नॉन पैथोजेनिक एजेंट है ना, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, which one of the following bacteria lack a cell wall and therefore resist to penicillium, है ना, पेनिसिलिन। तो देखो इनमें से आपको ये ऐसा ऑर्गेनिजम्स का नाम बताना है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है ना, सेल वॉल एब्सेंट है। देखो जो पेनिसिलिन क्या करता है, सेल वॉल को इनिबिट करता है ना, सेल वॉल को इनिबिट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे सेल वॉल को इनिबिट करता है, तो पेनिसिलिन आपको सेल वॉल को इनिबिट करता है, तो इसमें से आपको ऐसा ऑर्गेनिज्म देखना है जिसके पास सेल वॉल ही नहीं है ना, ताकि वो उसको इनिबिट नहीं कर पाएगी। सो यहाँ पे देखो जो आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। ये ध्यान रखना है, ये बहुत लाइक पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, कि जो मीन्स घुमा फिरा के कैसे भी करके पूछ लिया जाता है, कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी सेल वॉल नहीं है दैट इज द माइकोप्लाज्मा ना, तो ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। Question number 60. Which one of these term is named for a form of लेशमेनियासिस? ओके, तो यहाँ पे लेशमेनियासिस कौन सा है, देखो जो आपका जो करेक्ट जो लेशमेनियासिस है वो सैंड फ्लाई के थ्रू ट्रांसफर होता है, एंड उसको कॉमन वे में हम क्या बोलते हैं, काला आजार, है ना, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी।
ये जितनी भी डिजीज़ है ना, लाइक स्लीपिंग सिकनेस हुई, काला आजार हुआ, है ना, तो ये सारे लाइक उनके जितने भी लाइक कौन ट्रांसमिट करता है, इसकी किसके थ्रू होता है, तो वो सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से देख लेना। इनके बारे में आपको एक या दो क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट विटामिन डी। अब विटामिन डी के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ओके, तो पहला ऑप्शन है इट्स कन्वर्ट इनटू द हार्मोन, तो ये मीन्स हो सकता है ना। बी इज द डेफिशिएंसी कॉज बाय रैकेट्स इन चिल्ड्रन, तो ये तो है ही, हमें पता ही है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रैकेट्स होता है ना। रो मिल्क इज द गुड सोर्स ऑफ विटामिन, तो वैसे ये भी आपका करेक्ट आंसर होता है ना। तो यहाँ पे एंड ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है, 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन स्किन कन्वर्ट टू कैल्सिकेरियंस बाय यूवी रेडिएशन, तो ये तो एकदम ट्रू है ना। तो लाइक ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत पूछा जाता है, तो ये वाला जो डायग्राम है अच्छे से लर्न कर लेना। तो यहाँ पे सनलाइट गिरती है तो स्किन से जो लाइक ये है इसमें कन्वर्ट होता है, तो ये तो चीज़ दे रखी है, तो ये तो राइट है। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, मुझे तो चारों करेक्ट लग रहे हैं, है ना। बट क्योंकि रो मिल्क भी गुड सोर्स होता है विटामिन डी का, ओके, तो मीन्स कुछ अमाउंट में तो उसके अंदर विटामिन डी तो होता ही है ना मिल्क के अंदर। तो सो ऑप्शन नंबर आपका लाइक यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर आंसर देखा जाए तो आपका आप यहाँ पे सी देख सकते हो ना, नॉट ट्रू, फिर भी नॉट ट्रू आपका देखना हो तो सी आप कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, फॉर अ रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू -10 kilo calorie upon mole, okay, while for reaction y delta z is the -5, choose the correct statement about the reaction rate। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, देखो आपको यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू दे दी एंड आपको पूछा गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ पे ना, किसकी फास्ट एंड किसकी स्लो है। तो पहली चीज़ जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड करती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी पे, है ना। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगी, होगी जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ही फास्ट लाइक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतनी ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगी, ओके। तो यहाँ पे कोई एक्टिवेशन एनर्जी का कोई टर्म नहीं दे रखा है। सेकेंड चीज़ ये आती है जो डेल्टा जी है ना, जो डेल्टा जी है वो हमें बताता है कि ये रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल है या फिर नॉन रिवर्सिबल है, ये सारी चीज़ें बताता है। ये आपको ये नहीं बताता है कि आपका जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी या स्लो होगी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ये डेल्टा जी नहीं बताता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस नॉट वैलिड कंपेरिजन्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस कैन मेड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। तो हमें इस कंक्लूजन से हमें क्या निकलता है कि जो ऊपर वाली जो लाइक वैल्यूज़ दे रखी है डेल्टा जी की, उस डेल्टा जी की वैल्यू देख के हम ये नहीं बोल सकते कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट होगी या फिर स्लो होगी, है ना, क्योंकि ये जो डेल्टा जी है वो इंडिपेंड होती है रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो इतना ध्यान रखना। सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट। Now question number 63, which one of the following statement is not true for heparin? ओके, तो यहाँ पे हेपेरिन के बारे में नॉट ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है। देखो इट इज़ अ सल्फेटेड एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, इट इज़ कॉमनली एडमिनिस्ट्रेट एज अ एंटीकोगुलेंट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा यहाँ पे इनकरेक्ट, रिपीटेटिव यूनिट ऑफ हेपेरिन कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोयूनिक एसिड एंड एन एसिआइल ग्लूकासामिन 4 सल्फेटेज। देखो इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे टर्म दे रखा है ना, तो दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये राइट है ना, तो ये तो होगा नहीं सी ऑप्शन, सो आपका सी होगा इनकरेक्ट, ओके, नॉट ट्रू पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एस्ट्रोजन। क्या पूछा गया, नॉट ट्रू है ना। यहाँ पे लाइक जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम में मेनली जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको नॉट ट्रू वाले ही मिलेंगे ना। हमने इतने सारे स्टेटमेंट निकाला, मैक्सिमम चांस में नॉट ट्रू आया, तो ध्यान रखना जब भी नॉट चीज़ आए तो उसको अंडरलाइन कर लो। एस्ट्रोजन है ना, तो जब हम एस्ट्रोजन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो एस्ट्रोजन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 1 से लेके यहाँ लास्ट कहाँ पे आ रहा है 18, तो 18 कार्बन का होता है, तो सही है। सेकंड में क्या है, एरोमेटिक रिंग है, स्टेरॉइड है, हमें पता ही है स्टेरॉइड हार्मोन है ना, एरोमेटिक रिंग, ये भी सही है, दिख रहा है। थर्ड क्या दे रखा है आपका, इट हैज़ अ सिंगल मिथाइल ग्रुप अटैच टू स्टेरॉइड न्यूक्लियस। देखो सिंगल मिथाइल ग्रुप यहाँ पे कहाँ पे अटैच है, यहाँ पे देखो 18 नंबर कार्बन पे, है ना, तो ये भी सही है। एंड डी में क्या दे रखा है, इट हैज़ अ OH एट अ कार्बन 11। अब देखो OH आपको कहाँ दिख रहा है, OH आपको कहाँ दिख रहा है, OH आपको दिख रहा है, देखो 3 पॉइंट पे एक यहाँ पे एक दिख रहा है आपका 17 पे, 11 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 11 तो बेचारा खाली बैठा है ना, तो यहाँ पे OH नहीं है, सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सो ऑप्शन नंबर आपका नॉट टू पूछा गया, सो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट।
Now, question number 65. For oxidation of myasteric acid, 14 carbon to CO2 and H2O, how many net moles of ATP are produced? देखो यहाँ पे इसका एक नॉर्मल सा एक कंसेप्ट होता है ना, वो चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें अगर आपका ध्यान से सुनने, यहाँ पे 14 कार्बन है, हमें टोटल ATP पूछा गया है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये यूज़ करना होता है ना, ये थोड़ा सा यूज़ करते हैं। जब बीटा ऑक्सीड, देखो जितने कार्बन होते हैं उसका हाफ कर लो, तो 14 का हाफ कितना होता है 7, तो 7 एसाइल को एंजाइम आपका मिलेगा, है ना। 7 एसाइल है, इसका मतलब यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन साइकिल होगा, उतना होगा आपका 6। कितना होगा 6, एक कम कर लेना ना, 7 से एक कम कर लेना, ओके। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि आपका लाइक 7 है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितने हुए 6 हुए, तो ऑक्सीडेशन, जब ये ऑक्सीडेशन होता है उसके साथ में हमारे पास NADH रिलीज होता है, FADH रिलीज होता है, एंड एसिटाइल को एंजाइम तो रिलीज हो ही रहा है, एंड 2 ATP यहाँ पे यूज आ रही है ना। देखो हमें यहाँ पे ATP को कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि जो एक NADH है, एक NADH 3 ATP के बराबर होती है ना, तो यहाँ पे एक NADH के लिए 3 होगा, एंड जो FADH होता है, एक FADH आपकी 2 ATP के बराबर होती है जब कैलकुलेट करते हैं। ऐसा तो नॉर्मल हम 3 को हम 2.5 लिखते हैं एंड 2 को 1.5 लिखते हैं, बट जब कैलकुलेट करने की बात आती है जब हम 2 एंड 3 को यूज़ करते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 6 ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कितनी एक ऑक्सीडेशन से हमें एक NADH मिल रहा है, तो 6 ऑक्सीडेशन से कितना मिलेगा 6 NADH, ओके 6 NADH मिला। अब 6 NADH, एक NADH से हमें 3 ATP मिल रही है, तो 6 से कितनी मिलेगी, ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 6 × 3 = 18 ATP। नाउ अगेन आपको 6 FADH मिल रहा है, एंड एक FADH से आपको मिलता है 2 ATP, तो 6 FADH से कितना मिलेगा 6 × 2 दैट इज 12 ATP मिलेगी, है ना। नाउ एसाइल कितना बन रहा है, यहाँ पे एसाइल बन रहा है आपके 7 है, 7 एसाइल है, मीन्स एक एसाइल कोएंजाइम आपको लेके देता है आपको 12 ATP, कितना 12, ध्यान रखना। तो 7 कितना देगा, तो 7 × 12 दैट इज 84, ओके। तब हम सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 114, ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, 2 ATP यूटिलाइज होती है, ओके, तो 2 ATP यूटिलाइज हुई, तो यहाँ पे आपका माइनस करना पड़ेगा, तो आपका जो आएगा माइनस करोगे 114 को 2 से माइनस करोगे तो आपका आएगा 112 ATP, है ना। तो यहाँ पे देखो 112 तो कहीं पे भी नहीं दे रखा है, ओके। अगर कहीं पे नहीं दे रखा है तो इसका मतलब हम C मान सकते हैं कि 114 हम देख सकते हैं, बट फिर भी हमें अप्रॉक्स आंसर हम C मान सकते हैं, बट यहाँ पे तो है नहीं, सो ऑप्शन नंबर आप 1 यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं होगा, ओके। तो जब भी ऐसा आपको लगे, जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे चारों ऑप्शंस मुझे एक भी सही नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लाइक हो सकता है वो आप कर सकते हो, या अगर आप अटेंड करोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो आपका बोनस मार्क्स नहीं मिलता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, how many molinate unit are consumed in the cytoplasmic synthesis of palmitic acid 16 कार्बन। तो यहाँ पे पूछा गया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो 16 कार्बन कैसे बनेगा, ओके। जो मेलोनेट यूनिट है, तो यहाँ पे हम टोटल हमें 7 मेलोनेट यूनिट का यूज़ आएगा जब कहीं जाके हमें 16 कार्बन का पैल्मेटिक एसिड मिलेगा ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा C करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, where are the 2 nitrogens atom of the urea derived from in the urea cycle, है ना। तो यहाँ पे जो यूरिया साइकिल है उसके अंदर 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन डेराइव फ्रॉम, तो कहाँ से हमें दो जो यूरिया साइकिल में जो नाइट्रोजन है वो हमें कहाँ से मिलता है ना, तो एक नाइट्रोजन हमें मिलता है कार्बोमाइल फॉस्फेट नाइट्रोजन से, दूसरा मिलता है आपका एस्पार्टेट नाइट्रोजन से ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा C करेक्ट। जब हम यूरिया साइकिल देखेंगे तो उसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। यूरिया साइकिल भी बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक उसके अंदर कुछ ना कुछ पूछ ली जाता है ना। ये भी ध्यान रखना नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें आप लर्न कर लेना। वैसे मैंने सिलेबस वाली वीडियो बनाई है ना, तो उससे अगर आपने लर्न कर लिया होगा, सारे टॉपिक्स को देख लिए होगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग गया होगा ना, तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ऑर्डर
आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस और अटैच ड्यूरिंग सिंथेसिस। ओके, तो थ्री ऑर्डर बताने, आपकी थ्री कंपोनेंट बताने प्यूरिन का न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस जहाँ पे एंड अटैच टू द, तो यहाँ पे आपका आएगा, एक तो आएगी राइबोस 5-फॉस्फेट, फिर एमिडिजोल रिंग एंड देन पायरिमिडिन रिंग, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इन माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, जनरेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रोडक्ट। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फैटी एसिड जो ऑक्सीडेशन होता है उसकी जो एंड प्रोडक्ट पूछा गया है, तो वो होता है आपका एसिटाइल, नॉट एसाइल, ध्यान रखना एसिटाइल होता है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, ये क्वेश्चन अगेन आ गया है ना, 2019 पेपर सॉल्व कराया था मैंने, तब भी आ गया था, 2017 के अंदर भी आया एंड 2018 भी आ रहा है। मीन्स आपको लाइक ये क्वेश्चन ऐसा लगता है इसका फेवरेट ही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 70, इफ़ यू हैव अ प्रिपेयर 1 मिलीमोलर ना सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी डिजॉल्व इन वाटर। तो कितनी क्वांटिटी में वाटर डिजॉल्व करना होगा। देखो एक जो लाइक मोलर होता है उसमें इक्वल कितना इक्वल है, वो है आपका है 58.8 ग्राम है ना, दे रखा है। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का ना 58.4 ग्राम होता है। फिर हमें अगर 1 mm का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 58.4 को 1000 से डिवाइड करेंगे। जब हम सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 58.4 mg। ओके, सो कहाँ पे दे रखा है, इसको हम mg लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे ऊपर जाएगा तो mg, तो ये कहाँ दे रखा है 58.4, ये रहा 44। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Now, question number 71. A female left-handed coil snail with genotype SS. देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर जो जीनोटाइप दे रखा है आपका, एक बड़ा वाला एस, एक आपका दे रखा है छोटा वाला एस, है ना, कैपिटल एस एस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंडेड है वो क्या है, उसमें जो जो आपका एस दिखा रहा है वो डोमिनेंट शो कर रहा है, इस वजह से ये रिसेसिव के प्रेजेंस में शो कर रहा है। अब ये क्या है, फीमेल है, क्या है, फीमेल है। ओके, ये क्रॉस होता है विद द मेल। मेल कैसा है, राइट हैंडेड स्नेल विथ जीनोटाइप एसेस, स्मॉल एसेस, ध्यान से देखना स्मॉल एसेस, है ना। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी प्रोजनी हैविंग अ राइट हैंडेड कॉइल। तो यहाँ पे ये राइट हैंडेड है, मीन्स राइट हैंडेड कब सो होगी, जब वो दोनों की दोनों प्रोजनी आपकी जो जीनोटाइप है उसका जब क्या होगा, रिसेसिव होगा ना। तो देखो क्रॉस करते हैं, तो जब क्रॉस करोगे तो आपका एक मिलेगा कैपिटल एस स्मॉल एस, अगेन कैपिटल एस स्मॉल एस, स्मॉल एस एंड स्मॉल एस एंड स्मॉल एस एंड स्मॉल एस। ओके, तो दो स्मॉल एस मिल रहे हैं, मीन्स दोनों स्मॉल एस कैसे होंगे, लेफ्ट हैंडेड होंगे। ओके, एंड दो आपका एक कैपिटल है एक स्मॉल, एक कैपिटल है एक स्मॉल, मीन्स ये इसका इसके ऊपर डोमिनेंट शो करेगा, तो दो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंडेड। ओके, तो ऑल ओवर दोनों क्या मिल रहा है आपको, राइट हैंडेड का पूछा गया रेशियो। देखो चार में से दो कैसे मिल रहे हैं आपको, चार में से दो मिल रहे हैं आपको राइट हैंडेड, है ना। तो इसको क्रॉस करो तो 1/2 आएगा, अगेन 2 को 1 से लाइक डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा ना। तो यहाँ पे जो आपको राइट हैंडेड का जो रेशियो है दैट इज द 0.5%। ओके, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा सी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, इन अ प्लांट आर राउंड सीड। ओके, जो आर है आपका वो राउंड सीड को शो कर रहा है, डोमिनेंट शो कर रहा है, एंड जो डोमिनेंट एंड आर है वो आपका रिंकल है ना, रिंकल सीड है। नाउ वाई है आपका कैपिटल, वो है ग्रीन लीफ। ओके, एंड जो स्मॉल वाई है वो आपकी है येलो लीफ। अ प्लांट विद द जीनोटाइप आर आर, तो यहाँ पे एक प्लांट है जिसका जीनोटाइप है आर आर, ये वाला आर, एंड दूसरा है ये वाला। ओके, इन दोनों को क्या किया है, क्रॉस किया है। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें कितने रिंकल एंड द येलो मिलेंगे। अब देखो सबसे पहले हम जब क्रॉस कराएंगे तो इसके नंबर ऑफ गैमेट्स देखेंगे। इसकी जब गैमेट्स है आर है एंड वाई वाई, स्मॉल वाई है ना। अब देखो पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी हमारे पास, या तो ये वाली पॉसिबिलिटीज़ होगी या फिर ये, मीन्स हमें दो टाइप की गैमेट्स मिलेंगी इस वाली कंडीशन में। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 टाइप की गैमेट। ओके, नाउ अब जब हम इसकी बात करेंगे, इसका हमें जब गैमेट निकालेंगे तो इसका कौन सा गैमेट निकल रहा है, इसका निकल के आ रहा है एक तो ये वाला आर वाई, एक ये भी हो सकता है, कैपिटल है ना, सॉरी कैपिटल, एक स्मॉल भी हो सकता है, एंड दोनों कुल मिला के हमें 4 कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पे हमें क्रॉस कराई ये 4 कंडीशन, इसकी 2 इसकी 4, अब क्रॉस करा लो। जब क्रॉस कराओगे तो देखो हमें अब क्या देखना है, रिजल्ट मिल गया। ओके, अब रिजल्ट में हमें क्या देखना है कि रिंकल एंड येलो दोनों साथ में कब आएंगे। रिंकल कब होंगे, जब दोनों आर आर होंगे,
एंड येलो कब होगा कि ये भी रिसेसिव है, तो ये भी ये वाली मीन्स हमें आर ये वाली कंडीशन हमें ढूंढनी है। तो देखो ऑप्शन में देखो ये कंडीशन आपको कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है ना, यहाँ पे मिल रही है ऑनली, तो यहाँ पे मिल रही है, कितने में से मिल रही है देखो 1 2 3 4 वेट, यहाँ पे कितनी मिल रही है आपको, यहाँ पे आपका है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, तो यहाँ पे आपको टोटल 8 मिल रहा है ना। तो 8 में से कितना मिला आपको, 1 मिला है ना। तो 8 में से आपको ये वाली कंडीशन कितनी मिली, एक बार मिली, टोटल 8 है, इसमें से आपको ये कितना मिला, एक मिला, एक 1/8। ओके, तो आपका रेशियो देखो 1/8 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका है बी में, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, द कोट कलर इन अ कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो कोट कलर है वो एक एग्जाम्पल है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। अ रेड काउ RR इज मेटेड विथ रोन ब्लू RR। तो यहाँ पे रेड काउ है जो पूरी की पूरी डोमिनेंट है, एंड ये बुल है वो आपका रॉन ब्लू है ना, ये ऐसे। द फ्रैक्शन ऑफ प्रोजनी रेड कोट, तो हमें रेड कोट की कितनी प्रोजनी हमें मिलेगी, देखो यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस कराओगे तो आपका आएगा ऐसे, इसका क्रॉस कराओगे तो भी ये आएगा आपका, इसका कराओगे तो भी ये आएगा, है ना। फिर अच्छा इसका ये कराओगे ना तो ये ऐसा आएगा, ओके, एंड फिर ये आएगा। तो ऑल ओवर आपको क्या कंडीशन मिलेगी, तो यहाँ पे हमें ऑल ओवर कौन सी कंडीशन मिलेगी, हमें 4 कंडीशन मिलेगी, दो ऐसे मिलेंगे आपको एंड 2 कैसे मिलेंगे आपको इस टाइप के, है ना। तो यहाँ पे आपको RR रेड काउ कितनी मिलेगी आपको, रेड मिलेगी आपको 2 मिलेगी, मीन्स 4 में से 2/4, वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 एंड 0.55 का आपका आंसर है ना। 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। Now question number 74, in bacteria conjugation occur between which of the following cell type। अब देखो जब conjugation देखते हैं ना, ये एक सेक्सुअल फिनोमिना है, मीन्स बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ओके। तो इसके अंदर क्या होता है, एक मेल होती है, एक फीमेल होती है, एक मान के चलते हैं, क्योंकि एक अपना जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है, एक एक्सेप्ट करता है। मेल क्या करेगा, डोनेट करेगा F0, एंड फीमेल क्या करेगी, लेगी, ओके। तो यहाँ पे जो मेल है फीमेल है उसको डिनोट करता है F+F- से भी डिनोट कर सकते हैं, ओके, या फिर F और F0 से भी डिनोट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे नॉट ना देखें, यहाँ पे डैश दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, which one of the following is correct order on the basis process evolve in the ecological succession, ओके। तो जो ये जो नाम दे रखा है ना आपको, ये दे रखा है आपका स्टेप एंड द मेथड ऑफ सक्सेशन, ओके। एंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ओके। तो देखो सबसे पहले हमारा आता है न्यूट्रिशन। जब हम स्टेप ऑफ सक्सेशन की हम बात करें, सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। उसके अंदर क्या होता है कि लाइक प्लांट है, ये उग गए, ओके, प्लांट ग्रो हो गए यहाँ पे, फिर क्या हुआ, कुछ कंडीशन आई, सडनली सारे प्लांट गायब हो गए, है ना, ये हो गई न्यूट्रिशन वाली कंडीशन, ओके। फिर सेकंड स्टेप आता है इसके अंदर इन्वेजन, ओके, ये रहा इन्वेजन। इसके अंदर क्या होता है, सीड लाइक, तब से उसके अंदर भी 3 स्टेप होते हैं, कितना होता है 1 2 एंड 3। उसके अंदर जो पहला स्टेप होता है दैट इज अ डिस्पर्जन, है ना, जो सीड है। अब देखो सारा लाइक न्यूट्रिशन के अंदर सारे लाइक वो प्लांट तो सब गायब हो गए थे, न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले सीड आया, है ना। सीड का क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, ओके, तो डिस्पर्जन हुआ। फिर क्या होगा, स्टेबलाइज, सेकंड होता है इसके अंदर, इन्वेशन के अंदर ही बात कर रही है ना। पहले तो आएगा आपका डिस्पर्जन, दूसरा आपका प्रोसेस होगा स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज होगा, ओके। फिर तीसरा आएगा आपका एग्रीगेशन, ओके, एग्रीगेट हुआ ना। उसके बाद में क्या होगा, जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है फिर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इंट्रा एंड इंटर दोनों, इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक दोनों कंपटीशन होगा, एंड इसी को हम बोलते हैं को रिएक्शन। द कंपटीशन इज आल्सो नॉन एज द को एक्शन, वो को एक्शन है ना, तो ये होगा। फिर उसके बाद जब को एक्शन हो जाएगा, लाइक कंपटीशन सब हो जाएगा, फिर क्या होगा, अब रिएक्शन होगी। रिएक्शन का मीन्स होता है लाइक एनवायरनमेंट, लाइक सॉयल, pH, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारा इवॉल्व होगा यहाँ पे ना, इन्वॉल्व होगा, ओके। फिर उसके बाद स्टेबलाइज होगा, फिर क्लाइमेक्स बन जाएगा ना। सो ये जो प्रोसेस है आपका सी आपका जो है वो एकदम करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 76, द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रिफर टू। तो जो अल्फा डाइवर्सिटी है, अगेन आ गया वापस क्वेश्चन है ना, द अल्फा डाइवर्सिटी इज रिफर टू स्पेसिफिक स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 77,
ऑफ द फॉलोइंग फोर विच वन इज नॉट इन सिटू कंजर्वेशन। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नॉट, है ना, नॉट इन सिटू। तो सबसे पहले चीज़ आती है कि इन सिटू के अंदर लाइक आपका बायोस्फीयर हो गया, सेंचुरीज हो गया, नेशनल पार्क हो गया, है ना, तो ये रहा बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, है ना, एंड हिस्टोरिकल लैंडस्केप हो गया, एंड बहुत सारी फ्यूना स्पेसिफिक हो गया। ये सब के सब क्या आता है आपके इन सिटू के अंदर आते हैं। जब हम बात करते हैं एक्स सिटू की, एक्स सिटू के अंदर आपका आता है जोलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल पार्क, है ना, सीड बैंक, जीन बैंक, टिश्यू कल्चर लैब, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आपके एक्स सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। अब देखो इसमें से आपका ओड वन कौन सा है, दैट इज द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, है ना। सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट, क्योंकि ये जो है ये आपका है एक्स सिटू का एग्जाम्पल है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, सिम्पैटिक स्पेसिएशन अकर नॉट दे रखा है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू, ओके। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सिम्पैटिक। तो पहली चीज़ तो ये आती है कि सिम्पैटिक स्पेसिएशन होता क्या है। सिम मतलब साथ में, है ना, एलो मीन्स अलग, अलग कैसे, लाइक उसके अंदर कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर आ गया, उसकी वजह से दो स्पीसीज आपस में अलग हो जाती है, वो होता है आपका एलोपैथिक स्पेसिएशन, है ना। पैरा मीन्स पास में, किसी वजह से पास में चल जाती है स्पीसीज, है ना, एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो जाती है। एंड सिम्पैटिक मीन्स साथ में, कोई स्पीसीज दोनों साथ में, बट किसी कंडीशन की वजह से वो अपने आप को लाइक इंटरब्रीडिंग नहीं करती, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाती है ना। तो यहाँ पे लाइक फिर उसके अंदर लाइक जीन के अंदर सारी चीज़ें चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सिम्पैटिक स्पेसिएशन नॉट अकर नॉट, किसके अंदर नहीं होता है, देखो जब जियोग्राफिकल आइसोलेशन है ये आपका सिम्पैटिक में नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, जियोग्राफिकल बैरियर है, वो आपका तो एग्जांपल है आपका एलोपैथिक स्पेसिएशन में आएगा ना, सिम्पैटिक में नहीं आएगा, ओके। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो ए आपका होगा करेक्ट। बाकी तो बैरियर फॉर ऑफ मैटिंग, बैरियर ऑफ जीन फ्लो, है ना, सारी चीज़ें नहीं होगी सिम्पैटिक, मीन्स साथ में रह के भी ये सारी चीज़ें नहीं होती उसके अंदर। सो ऑप्शन नंबर आपका होगा ए, आपका ओड वन है, सो उसको ओड वन को आउट करना है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, द फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ वाज, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, साइनोबैक्टीरियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 एंड लास्ट क्वेश्चन, okay, evolutionary process occurring in the species where accumulation of gradual change become distinct to form a different species is, तो उसको हम बोलते हैं क्लेडोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर आपका होगा ए करेक्ट, ओके। ना इस वीडियो के अंदर हमने बात की, एक ही क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब ये थर्ड पार्ट था, अब दो पार्ट बचे, ओके, पार्ट 4 एंड पार्ट 5, तो वो भी मैं एग्जाम से पहले जल्द से जल्द डिस्कस कर लूँगी। तो ऑल ओवर एग्जाम से पहले आपको लास्ट 3 ईयर की पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 2019 हो गया, 2017 के भी 2 पार्ट रहे, 2018 के भी 2 पार्ट रहे, तो वही एग्जाम से पहले अपलोड कर लूँगी, ओके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।